नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बिहार में 34 लोगों की मौत हो गई है। आरोप है कि जहरीली शराब से इन सभी लोगों की जान गई है। अकेले बेतिया में 12 लोगों की जान चली गई है, जबकि गोपालगंज में 11 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में 6 लोग, जबकि हाजीपुर में 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खबर है कि अब भी कई लोग बीमार हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच गोपालगंज और बेतिया दोनों जगहों के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जहरीली शराब की वजह से बिहार में 34 लोगों की मौत हो गई है। और अकेले बेतिया में आपको बता दें 12 लोगों की जान चली गई है। गोपालगंज में 11 लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर में 6 लोगों की मौत हुई है और हाजीपुर में 5 लोग अपनी जान जहरीली शराब की वजह से गंवा चुके हैं। उस बिहार में जहां पर शराबबंदी लागू है, वहां पर लोग जहरीली शराब पीने की वजह से अपनी जिंदगी खो रहे हैं। गोपालगंज जहरीली शराब कांड में एक और व्यक्ति की मौत हुई है। इनका नाम है नीरज कुमार और ये सिधवलिया के रहने वाले हैं और इनका इलाज चल रहा था गोपालगंज सदर अस्पताल में और इनका मौत हो गई है। इनके जो परिजन है वो यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? व्यास माझी। व्यास जी, क्या नाम था इनकी मौत हुई है? इनका नीरज माझी। और कब भर्ती कराया गया था यहाँ पर? कल 3 बजे कराए हैं। कहाँ पिए थे शराब, पता चला कुछ? जी, गाँव में पिए हैं। गाँव में जी। कौन लोग पिलाए थे शराब? हर जन लोग बुला कर लेकर चला गया पियाने के लिए, फिर गया पी कर आया। 3 बजे के बाद से पूरा उनका स्थिति डायनेज। हम लोग वहाँ से लेकर भागे यहाँ आए। इनका 7 बजे करीब में। तो नाम याद है कौन कौन लोग पिलाए थे शराब इनको? नहीं, अभी तो हम लोग तो इसी में नाम तो नहीं, नाम नहीं याद है। पिलाया है उसका नाम याद। कितने बच्चे हैं इनको? इनका 2 बच्ची है। जो पिलाया क्या नाम है उसका? रामकिशन राम। कहाँ रहने वाला है वो? झांझवा का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 नवंबर को कहा था कि गड़बड़ चीज पिएंगे तो ये सब होगा। उन्होंने कहा कि जहां भी शराब चल रही है वहां इसी तरह की चीजें गड़बड़ देखने को मिलती हैं। और पीजिएगा तो गड़बड़ तो होगा ही, हर जगह ना होता है। जहां भी शराब चल रहा है वहां भी तो यही सब गड़बड़ चीज से होती रहती है। और ये करिएगा तो इसी तरह से देखिए, कोई गड़बड़ तरह से आपको पिला देगा और चले जाइएगा। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, लगातार हम देख रहे हैं आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस तरह की गड़बड़ चीज अगर आप पिएंगे तो गड़बड़ होगी ही। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शराबबंदी को लेकर, जहरीली शराब को लेकर, शराब माफिया को लेकर सरकार कितनी वहां संजीदा है। क्योंकि बिहार में ये कोई पहली घटना नहीं है। बिहार में हर दूसरे से तीसरे महीने जहरीली शराब पीने की वजह से लोग वहां उनकी मौत हो रही है। और सरकार की तरफ से इसी तरह के अजीब चौंकाने वाले बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि अगर कोई जहरीली शराब पिएगा तो गड़बड़ तो होगी, लेकिन इस जहरीली शराब को रोकने की जिम्मेदारी किसकी यहां पर बनती है? सरकार तब एक्शन में आती है जब 34 लोगों की मौत हो जाती है। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, ये जो बयान सामने आया है चीफ मिनिस्टर का कि गड़बड़ चीजें पिएंगे तो गड़बड़ तो होगी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है इन गड़बड़ चीजों को रोकने की? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर अगर बिहार में पूर्ण रूप से शराब बनती है तो यह जिम्मेदारी भी बनती है कि सरकार उसको पूरी तरीके से फॉलो करे, उसकी जिम्मेदारी निभाए। और ख़ास तौर पर जिला प्रशासन और जिले के जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है। और एसएचओ को पूरी तरीके से इस पूरे मामले में दोषी माना जा सकता है, क्योंकि साफ तौर पर जब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके इलाके में कोई शराब जहरीली बेच रहा है तो उस पर कैसे रोक लगाया जाए, ताकि ना तो उस इलाके में कारोबार हो सके और ना ही लोग जहरीली शराब पीकर मर सके। तो इसी को लेकर वहाँ के एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जिला प्रशासन और राज्य सरकार की भी बनती है कि जब बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी है तो इसके कारोबार हो ही ना, चाहे वो राज्य के बाहर से आने वाले शराब हो या फिर जो छोटे छोटे जगहों पर बनाए जाते हैं उस पर भी रोक लगनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर कई बार छापेमारी भी होती है, लेकिन अब इसको लेकर धीरे धीरे राजनीति भी बिहार में शुरू हो गई है और विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है कि बिहार में जो उपचुनाव में हार हुई है इसको लेकर ये जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं
इन लोगों का कारनामा है, इन्हीं लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया है, इनकी इसमें भूमिका है। साफ तौर से सियासत हो रही है, शराबबंदी भी लागू है, लेकिन जहरीली शराब बिहार में रुक नहीं रही है। बिहार में 34 लोगों की मौत के मामले में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री गड़बड़ पर जब बड़बड़ प्रवचन दे रहे हैं तो इनके बगल में जो भाजपाई मंत्री खड़े हैं ना, उनके स्कूल के अंदर से 2 ट्रक शराब बरामद हुई थी। पुलिस एफआईआर में इसका जिक्र भी है। मंत्री के नामजद भाई को आज तक बिहार पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। यही इनकी कथित शराबबंदी की सच्चाई है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिहार में हुई मौत को हत्या करार दिया है। उन्होंने बिहार में शराबबंदी को ठकोसला बताया। बिहार में शराब से हुई मौतों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीने वाले को जिम्मेदार ठहराया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज झा हैं, आरजेडी के सांसद और मुख्य प्रवक्ता। मुख्यमंत्री तो कह रहे कि जो पी रहे हैं वो खुद जिम्मेदार हैं, कानून व्यवस्था को दोषी कहीं नहीं मानते। मैं तो मानता हूं कि ये मौत है ही नहीं, ये हत्या है। और ये हत्यारा कौन है? हत्यारी है वो सिंडिकेट जो सरकारी रसूख में चल रही है, सरकार के साये में चल रही है। क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है? उनकी टिप्पणी उन घरों को कैसी लगी होगी जिनके चिराग दिवाली के दिन बुझ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी शराबबंदी ढकोसला साबित हो चुकी है। तकरीबन बीते कुछ महीनों को ही जोड़ दूं तो 100 के करीब लोगों की मौत या हत्या कह लीजिए इस सिंडिकेट ने की है। ये सिंडिकेट है क्या? थानों से चलता हुआ ऊपर तक जाता है पटना के बड़े बड़े ऑफिसर्स के पॉलिटिकल नेक्सस है, ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस है। क्या मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है? विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी खत्म करने की मांग की है। शराबबंदी के नाम पे जो भ्रष्टाचार पूरे बिहार में फैला है, एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक शहर में शराब मिलता है, होम डिलीवरी है। और आप देख रहे हैं कि अब जहरीली शराब, क्योंकि शराब जब मिलते नहीं है गरीब लोगों को, तो वो जो लोकल बनता है वो बिक्री हो रही है, वो पी रहे हैं। तो टोटल में 1 वर्ष में 94 जहरीली शराब से मौतें हुई है। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? जब चाहे तो आप शराबबंदी पूर्ण तरह लागू करिए, या फिर जब जहरीली शराब न बिके, आपके प्रशासन के पदाधिकारी निश्चित तौर पर मिली भगत से ये सब हो रहा है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, जिस तरह से शराबबंदी की वजह से 34 लोगों की जान चली गई और उसके बाद जो बयान सामने आए वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। विपक्ष कंफ्यूज नजर आ रहा है, कभी कह रहा है शराबबंदी सही तरीके से लागू नहीं है, कभी कह रहा है कि शराबबंदी को हटा देना चाहिए। तो शराबबंदी को लेकर यहां पर विपक्ष में एकता नजर नहीं आ रही है, कंफ्यूजन साफ तौर से दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए शराबबंदी को लेकर विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। कभी ये कहा जा रहा है कि इसको खोल देना चाहिए, तो कभी ये कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से ये बंदी नहीं है, और कभी यह आरोप लग रहा है कि सत्ता के संरक्षण में जो लोग हैं वो लोग इस तरह के कारोबार करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब बिहार में शराबबंदी लागू हो रही थी तो यही विपक्ष के लोग उस समय सत्ता पक्ष में थे, और इन लोगों ने भी सरकार के साथ, नीतीश कुमार के साथ हाथ में हाथ डालकर यह कहा था कि बिहार में शराबबंदी लागू होनी चाहिए। ऐसे में ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी, अगर कहीं जहरीली शराब का कारोबार हो रहा है, अगर कोई इस नेक्सस में शामिल है, तो उसको सरकार तक पहुंचाने की और उसका जो भंडाफोड़ करने की एक सरकार की नीति है और जो नियम बनाया गया है, इसकी भी जानकारी देनी चाहिए। आज 34 लोग जब मर गए हैं तो सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अगर बिहार में शराबबंदी लागू है तो उसको कैसे फॉलो किया जाए और किस तरह से शराबबंदी या पूर्ण रूप से लागू आगे भी रहे, इसकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ना तो सत्ता पक्ष के लोग इसे ठीक से निभा पा रहे हैं और नहीं विपक्ष के लोग। तो आज जब 34 लोगों की मौत हुई है तो उंगलियां एक दूसरे के ऊपर उठा रहे हैं, और जो मौत का आंकड़ा है हो सकता है कि आने वाले दिनों में और बढ़ जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी बेतिया के कई अस्पतालों में भर्ती हैं। तो वहीं गोपालगंज में जो जहरीली शराब कांड हुआ था महमदपुर इलाके में, वहां से कई लोग हैं जो पटना और मुजफ्फरपुर में रेफर किए गए थे। तो पूरी तरीके से भले लोग एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है यह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है। जहरीली शराब की वजह से मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ
सियासतदानों के जो बयान है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बिहार में मौत के मामले को विपक्ष की साजिश करार दिया। वहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। इस बीच जेडीयू नेता राजीव रंजन ने पूरे मामले की जांच और दोषियों पर सख्त एक्शन लिए जाने की बात कही। सूबे में घटित जहरीली शराब कांड अपोजिशन की एक साजिश का परिणाम है। जिस तरीके से उपचुनाव में अपोजिशन का बुरा हाल हुआ, उससे बाद सरकार की किरकिरी कराने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया जा रहा है। इसमें निसंदेह कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, जिनको चिन्हित कर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रच रहे हैं, उनको सरकार जल्द ही बेनकाब करेगी और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। निसंदेह इन मौतों से हम सभी आहत हैं और ये एक कहीं न कहीं पुलिस मुख्यालय भी इसे एक चुनौती मानती है। अधिकारियों को शराबबंदी को कठोरता से जमीन पर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे प्रकरण के अलग अलग जो हिस्से हैं उसकी समग्रता से जांच हो रही है। जो भी इसके लिए जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सरकार का संकल्प है। कि बिहार में शराबबंदी तो नीतीश कुमार के जिद की वजह से है। मैंने दुनिया भर का इतिहास है कि कहीं भी शराबबंदी जो है सफल नहीं हुई है। आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आप चाहिएगा कि हम डंडा के जोर से सब लोगों को साधु और महात्मा बना देंगे, ये संभव नहीं है। छोटा मोटा महामारी का रूप जो है शराब से, जहरीली शराब पीने से मरने वालों की हो गई है। और अब बात करते हैं तेल के खेल की। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर बड़ी सौगात दी है, जिस पर बीजेपी की सत्ता वाले राज्यों और विपक्ष की सत्ता वाले राज्यों को लेकर सियासत गर्मा गई है। क्योंकि केंद्र ने पेट्रोल पर 5 रुपए जबकि डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान करने के साथ ही लोगों को और ज्यादा राहत देने के लिए राज्यों से भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट घटाने की अपील की थी, जिसका असर बीजेपी की सत्ता वाले राज्यों में तुरंत दिखा। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों की सत्ता वाले राज्यों में केंद्र की अपील का कोई असर नहीं दिखा। यही वजह रही कि विपक्ष की सत्ता वाले राज्यों में लोगों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज्यादा राहत नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी दलों को निशाने पर लिया है। हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। सर, केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर पेट्रोल डीजल से लोगों को राहत दी है। क्या राज्य सरकारों की भी अब जिम्मेदारी बनती है कि उन राज्यों में भी लोगों को राहत दे? देखिए, मैं तो सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी, और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी को, जिन्होंने दिवाली के मौके पर एक पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करके एक तरह से तोहफा दिया। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो लोग केवल ट्विटर पर और मीडिया में जाकर मोदी जी को गाली देते हैं, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हों चाहे अन्य विपक्ष, क्या अपने राज्यों को संदेशा नहीं दे सकते थे? जो हमें कह रहे हैं कि लॉलीपॉप है, वो अपने राज्यों को, मुख्यमंत्रियों को, विपक्ष की वैट तुम कम करो, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हमारे रामायण में तुलसी ने कहा। आज योगी और खट्टर ने अगर कम किया है वैट, तो क्या कांग्रेस और विपक्ष की सरकारें 20 रुपया कम कर सकती है, 15 रुपया कम कर सकती है? नसीहत देने के पहले अपने ऊपर देख लो। ये जितना केंद्र का एक्साइज है, उससे ज्यादा कई राज्य वैट रखा है। इसकी चर्चा नहीं होती है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और बड़ी खबर आ रही है पुदुचेरी से। वहां के विल्लुपुरम में स्कूटर में धमाका हो गया है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक एक शख्स बाइक पर पटाखे ले जा रहा था, जिसके बाद वहां पर धमाका हो गया। यह धमाका इतना जोरदार था कि पल भर में
वहां पर धुआं छा गया। हादसे में पिता और उसके 7 साल के बेटे की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पदुचेरी से ये रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर विल्लुपुरम में ये स्कूटर में जोरदार धमाका हुआ। कहा जा रहा है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक एक शख्स स्कूटर में पटाखे ले जा रहा था, लेकिन तभी देखिए एकाएक स्कूटर में जोरदार धमाका हो जाता है और स्कूटर में जो शख्स होता है उसके साथ उसके 7 साल के बेटे की भी मौत हो जाती है। पल भर में ही देखिए किस तरह से वहां पर जोरदार ये धमाका हुआ। स्कूटर से ये शख्स वहां से जा रहा था, उसका 7 साल का बेटा भी स्कूटर पर सवार था, लेकिन तभी अचानक जैसे ही ये स्कूटर थोड़ा सा आगे चलता है, एकाएक वहां जोरदार धमाका हो जाता है और अफरा तफरी वहां पर मच जाती है। 2 लोगों की मौत हो गई है, पिता बेटे की। बेटा 7 साल का था जो स्कूटर पर ही सवार था, और साथ में कहा जा रहा है कि इस धमाके की वजह से 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तमिलनाडु के विल्लुपुरम से ये हम आपको दिखा रहे हैं, तमिलनाडु की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से देखिए विल्लुपुरम में ये भयानक हादसा वहां पर हुआ है, जहां सड़क पर एक शख्स स्कूटर लेकर सवार होता है। इस स्कूटर में पटाखे होते हैं, तभी पटाखों में जोरदार धमाका हो जाता है। और देखिए किस तरह से जब ये धमाका होता है तो आसपास जितने भी लोग हैं वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम से रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक ये शख्स स्कूटर में पटाखे लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक स्कूटर में धमाका हो जाता है और इस स्कूटर पे कहा जा रहा है कि इस शख्स के साथ इसका 7 साल का बेटा भी था। दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है और आसपास जो लोग थे वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो दिवाली के मौके पर इस तरह की घटनाएं हमेशा देखने को मिलती हैं, जब पटाखों में एकाएक आग लग जाती है और जोरदार धमाके होते हैं। और ये देखिए तमिलनाडु के विल्लुपुरम से रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, पिता और बेटे की, और साथ में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरह से ये शख्स स्कूटर पे, काफी धीमी रफ्तार थी, स्कूटर की रफ्तार भी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन इस स्कूटर पे पटाखे सवार थे। अब आग कैसे लगी, एकाएक ये धमाका कैसे हुआ, ये जांच का विषय है, लेकिन काफी धीमी रफ्तार से ये शख्स आगे वहां बढ़ रहा होता है। जैसे ही ये बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश करता है, तभी वहां जोरदार धमाका हो जाता है और आसपास के इलाके में काफी अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो जाता है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जोरदार धमाका हो जाता है। जो लोग वहां पर सवार थे वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक आग उन्हें भी समझ नहीं आता है कि इतना जोरदार धमाका किस तरह से यहां पे हुआ। तमिलनाडु के विल्लुपुरम से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें देखिए। ये देखिए स्कूटर पे सवार ये शख्स काफी धीमी गति से, आगे बैरिकेडिंग भी लगी है, उसको क्रॉस कर रही होता है, लेकिन तभी जोरदार धमाका हो जाता है और इस हादसे में पिता और बेटे की मौत हो जाती है। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। केंद्र सरकार की अपील के बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम और बिहार समेत एनडीए शासित 12 राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तो पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपए वैट कटा दिया। इसी तरह गुजरात, कर्नाटक, असम, गोवा, त्रिपुरा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपए वैट कम किया है। उत्तराखंड सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए वैट की कटौती की है। तो वहीं बिहार सरकार ने पेट्रोल पर 1 रुपए 30 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 90 पैसे वैट कम किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी लोगों को वैट में राहत दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी विपक्षी दलों की सत्ता वाले राज्यों में वैट पर राहत नहीं दिए जाने पर अपनी सफाई दी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा है। पवन खेड़ा जी, बीजेपी अब आप पर सवाल उठा रही है कि जब उन्होंने, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम किया, राज्यों ने उनके वैट कम कर दिया, तो आप जनता को राहत क्यों नहीं दे रहे? हम 2 चीज़ें बात करना चाहते हैं इसमें। क्या केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी का सही समय पर उनका जो ड्यू है वो दे रही है? नहीं दे रही। हर राज्य बार बार हाथ फैलाए खड़ा होता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के सामने।
आप समय पर राज्यों को जीएसटी कर नहीं चुकाएंगे। आप एक्साइज ड्यूटी जो हमारे वक्त 9 रुपये 48 पैसे थी पेट्रोल पे और 3 रुपये 56 पैसे थी डीजल पे, आप उसको सीधा 32 रुपये पेट्रोल पे ले गए और 31 रुपये 80 पैसे डीजल पे ले जाएं। उसके बाद 5-7 रुपये कम करके और फिर राज्यों पर वजन डालें, भार डालें, वो संभव नहीं होता। पहले आप जीएसटी चुकाइए, जनता के सामने खड़े होकर बताइए कि आपने कैसे संविधान की शपथ ली थी। जीएसटी का चुकाना तो संविधान की शपथ है, ये तो पार्लियामेंट में एनेक्ट हुआ है, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो और ये छोटी राजनीति खेल रहे हो, ये गलत है। ये बहाना नहीं आपको लगता है साउंड करेगा? आपको एक पॉलिटिकल पार्टी है, जनता में संदेश किया जाता है, आप भी जानते हैं। एक तरह से नहीं लग रहा बहानेबाजी कर रही है कांग्रेस? मुझे एक बात बताइए, 32 रुपये बढ़ा के 5 रुपये कम करना, ये क्या संदेश जा रहा है? बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस को निशाने पर लिया। हमारे साथ है बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जी। शाहनवाज जी, विपक्ष हमेशा महंगाई का ठीकरा आपकी सरकार के सिर फोड़ रहा है। उसको देखते हुए माना जा रहा है कि जो पेट्रोल डीजल में एक बड़ी राहत मोदी सरकार ने दी, आपकी राज्य सरकारों ने भी राहत दी है, लेकिन जो महंगाई का ठीकरा आपके सिर फोड़ रहे हैं उनके राज्यों ने, अपोजिशन हो या कांग्रेस हो, उनके राज्यों ने एक भी पैसा कम नहीं किया अभी। देखिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता दोहरी जबान में बात करते हैं। पहले पेट्रोल डीजल पर भाषण दे रहे थे। जब से नरेंद्र मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी कम किया है, पेट्रोल पे 5 रुपये और डीजल पे 10 रुपये कम हुए हैं, और हमारी जो बीजेपी रूलिंग स्टेट है उसने कम किया। जहां हमारे सहयोगी दल के मुख्यमंत्री हैं, वो जो सरकार है बिहार सहित, उसने कम किया, लेकिन कांग्रेस खामोश क्यों है? कांग्रेस की सरकार अभी तक वहाँ की जनता से इतना वसूली क्यों कर रहे हैं पेट्रोल के नाम पर? इसका जवाब देश को चाहिए। कांग्रेस पार्टी बोलती कुछ और है, उंगली उठाती है बीजेपी की तरफ, और जब 4 उंगलियां उसकी तरफ उठती हैं उस पर खामोश हो जाती है। लेकिन शाहनवाज जी, उनका कहना है कि जीएसटी का पैसा काफ़ी बकाया है, केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी का पैसा नहीं दे रही है, अगर वो पैसा दे दें तो उसके बाद सरकारें इस पर सोचेंगी। देखिए, आखिर बीजेपी रूलिंग स्टेट में और सहयोगी दल की जहां सरकार है, उन लोगों ने क्यों कम किया? ये बहाना मत ले कांग्रेस। जीएसटी का पैसा वक्त पे मिलता है। लोगों को गुमराह करना बंद करे कांग्रेस और विपक्ष के नेता। उनको तुरंत जितना बीजेपी रूलिंग स्टेट में कम हुआ है उतना ही उनको कम करना चाहिए। विपक्षी राज्यों में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट पर राहत नहीं दी जाने पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान और दिल्ली समेत विपक्ष की सत्ता वाले कई राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला वैट बहुत ज्यादा है। जैसे कि राजस्थान में वैट करीब 36% है, जबकि गुजरात में डीजल महज 20% वैट है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि जहां पर विपक्ष की राज्यों की सरकार है, वहां पर वैट कम क्यों नहीं किया जा रहा है। दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है, पेट्रोल पर 5 रुपए, डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है। इसके अलावा जहां भी बीजेपी शासित या एनडीए की सरकारें हैं राज्यों में, वहां पर भी सरकारों ने ऐलान कर दिया है और वैट घटा दिया है। लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, वहां पर अभी तक कोई बड़े ऐलान नहीं किए गए हैं। पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट पर राहत नहीं दी जाने पर राजस्थान सरकार की ओर से सफाई सामने आई है। गहलोत सरकार ने दावा किया कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटने से राजस्थान को वैट के तौर पर करीब 1800 रुपए कम मिलेंगे। गहलोत सरकार ने इसी साल जनवरी में पेट्रोल डीजल पर 2% वैट घटाने की दलील देते हुए राज्य सरकार की कमाई में 2800 करोड़ का नुकसान होने का दावा किया। भले ही राजस्थान सरकार ने वैट नहीं घटने के लिए नुकसान की दलील दी है, लेकिन वैट घटाने से होने वाले नुकसान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का क्या कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। 17 रुपया लीटर का फायदा हुआ है, लेकिन फटका कितना बड़ा लगा है पता है आपको? 4400 करोड़ का लगा है प्रदेश की सरकार को। अब भैया थोड़े बहुत ऐसी मदद कर दो कि 1000-2000 करोड़ बिजली में बचा ले हम। और इसलिए ऊर्जा की बचत का भी मैं आपसे आह्वान करता हूं।
अब मैं रात भर लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना करता रहा, मैया ये 4,400 करोड़ दिए, कहीं से भरपाई करवा दियो। मैं कैसे चलाऊंगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने विपक्ष की सत्ता वाले राज्यों में वैट नहीं घटाने के लिए क्या शर्त रखी, आइए आपको सुनाते हैं। हम तो ये मान करते हैं कि अगर जनहित में मोदी सरकार जो 22 लाख करोड़ रुपए का अभी तक टैक्स उन्होंने वसूला है, राज्यों को उनका हिस्सा समझकर दे दें, तो हम जितना कहेंगे उससे ज़्यादा टैक्स कम कर देंगे। वरना और एक सुझाव हम देते हैं कि मोदी सरकार 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, जो एक्साइज ड्यूटी थी वो लगा दे, हम लोग भी 2014 की जो हमारी वैट की पॉलिसी थी वो लागू कर देंगे।